हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है ये एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 61। बट बिफोर दैट मुझे एक कमेंट आई थी रिगार्डिंग द सिलेबस से रिलेटेड। उसमें मतलब जो भी टेक्स्ट बुक्स है रेलिवेंट बुक्स जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो हम इसमें क्या कंसल्ट कर सकते हैं या क्या जो पर्टिकुलर ऑथर से पर्टिकुलर बुक जो है वो हम इसमें ला सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। जो फर्स्टली अगर मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी की बात करूं तो इसमें बेहतर रहेगा आप ये वाली बुक ले आओ। ये पी आर आशा लता की आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। एंड सेकेंडली अगर या इसके अलावा आप रॉसन विल्सन की जो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं या किसी और ऑथर की भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सेकेंडली इसमें आता है फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी आप पी के पनवर की ला सकते हो, बहुत ही शॉर्ट है और ईजी है। एसेंशियल्स ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस के नाम से आती है ये बुक। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इन डिटेल या इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय के डी त्रिपाठी आप ला सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी सेकंड बुक फॉर फार्माकोलॉजी। एंड फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट इसमें आता है दैट इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये आप ला सकते हैं, ये पीवी बुक की आती है। इसका ऑथर जो है वो नीलम कुमारी है। या फिर आप टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ ला सकते हैं। ठीक है, पैरामाउंट का आता है ये, एडिटेड बाय सायरा अफजा एंड सबीना जलाल। ये बुक ला सकते हैं आप फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए। और उसके बाद अगर मैं कहूँ ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप एक जेपी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, बहुत ही अच्छी है ये, अजय कुमार अग्रवाल की आती है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एम कपूर की आती है, ये ला सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो हमें सब्जेक्ट आता है दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ये भी आप जेपी पब्लिकेशन की ला सकते हो, एसेंशियल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बीटी बसवंत थापा की आती है ये। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ला सकते हैं पी के पनवर ऑथर की। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें हमारा सिक्स सब्जेक्ट है दैट इज़ नर्सिंग आर्ट्स। ठीक है, नर्सिंग आर्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, ये आप माधुरी इनामदार जो है वो ऑथर उसकी ला सकते हैं और पब्लिकेशन है वोरा मेडिकल पब्लिकेशन। ठीक है, नर्सिंग आर्ट्स की इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स आते हैं इसके, जो हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ते हैं इन मेडिकल असिस्टेंट कोर्सेज। ठीक है, और उसके अलावा आप इसमें जो लास्ट सब्जेक्ट जो है इसमें आप लाओगे दैट इज़ फर्स्ट एड के लिए, वो भी आप जीपी पब्लिकेशन की लाओगे, एलसी गुप्ता। ठीक है, बहुत ही इजी है और इसी से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। इसके अलावा आप कोई और भी बुक कंसल्ट कर सकते हो, बट फॉर मी ये बुक्स जो है बहुत ही बेस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पेपर की तरफ। आज हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एमसीक्यू नंबर 61। ठीक है, जिसमें पूछा गया है द टर्म नॉर्मोसाइटिक रेफर्स टू। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक रेफर्स टू। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक क्या रेफर करता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, सेल्स लार्जर देन नॉर्मल साइज। ठीक है, सेल्स लेसर देन नॉर्मल, सेल्स स्मॉलर देन नॉर्मल, सेल्स नॉर्मल साइज्ड। ठीक है, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, साइटिक का मतलब होता है सेल टाइप। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज सेल्स नॉर्मल साइज्ड। ठीक है, सेल्स नॉर्मल साइज्ड। अगर सेल्स लार्जर देन नॉर्मल है उसको हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं, और अगर सेल्स लेस देन नॉर्मल है या स्मॉलर कहेंगे उनको भी हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं। ये टर्म अक्सर हम जो है आरबीसी से रिलेटेड यूज़ करते हैं। जहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं ये हुआ, ये जो है ये नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि सेल साइज जो है वो नॉर्मल रहता है बट एनीमिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो माइक्रोसाइटिक होता है वहाँ पे जो सेल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आरबीसी साइज। एंड मैक्रोसाइटिक में क्या होता है वो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। ठीक है, ये हम कह सकते हैं नॉर्मोसाइटिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दैट इज़ एमसीक्यू नंबर 62, जिसमें पूछा गया है लेप्रोस्कोपी इज़ द विजुअलाइजेशन विद इन द डैश कैविटी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो किस कैविटी में हम करते हैं? आपने इसके बारे में सुना होगा। जो लेप्रोस्कोपी है ये जो है ये एक एब्डोमिनल प्रोसीजर है। प्लूरल, नेजल या क्रेनियल जो है वो रॉन्ग आंसर्स है। करेक्ट आंसर हमारा जिसमें रहेगा दैट इज़ एब्डोमिनल। ठीक है, सो लेप्रोस्कोपी जो है इसे हम कहते हैं, लेप्रोस्कोपी जो है ये की होल सर्जरी है, इज़ ए मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर यूजिंग स्मॉल इंसिजन अ कैमरा, जिसे लेप्रोस्कोप कहते हैं, एंड ए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू व्यू एंड ऑपरेट ऑन एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, अलाउइंग फॉर डायग्नोसिस like finding growth, infection, etc., or treatment, diagnosis or treatment like removing appendix, gallbladder, etc., with less pain, scarring, and fast recovery than
ट्रेडिशनल सर्जरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है हम लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसीजर जो करते हैं, इसमें हम गैस फिल करते हैं इन एब्डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है, द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड, ठीक है। सर्विक्स, यूटेरस, हाइमन, फिमरिए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज हाइमन, ठीक है। हाइमन क्या होता है? ये एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर होता है जो एक वाजाइनल की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच इज़ द करेक्ट हैंड पोजीशन इन सीपीआर। सीपीआर में कौन सी करेक्ट हैंड पोजीशन है? सीपीआर क्या होता है? सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं सीपीआर से रिलेटेड, ठीक है। सीपीआर में क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और जो हमारा हैंड जो है वो रहता है कहाँ पर? सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे। सो यहाँ पर अगर हम देखें, क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द करेक्ट हैंड पोजीशन इन सीपीआर। अपर एब्डोमेन बिल्कुल नहीं, लोअर टिप ऑफ द ब्रेस्ट बोन बिल्कुल नहीं, ऑन द रिब्स बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या? सेंटर ऑफ द चेस्ट जो है वहाँ पर हम चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं और हैंड पोजीशन जो है वहाँ पर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है, द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स आर इंक्लूडेड अंडर द डैश कंपोनेंट इन हेल्थ सिस्टम। इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स जो है ये इंक्लूड होते हैं अंडर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स इन हेल्थ सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है? एक तो उसमें आता है कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें हेल्थ एंड डिजीज़ आती है, आइडियाज़ में इक्विटी, कवरेज, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इम्पैक्ट आता है। ऑब्जेक्ट्स में हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स एंड प्रोग्राम्स आते हैं जो हमारा यहाँ पे एमसीक्यू रिलेटेड है। पर्सन्स में प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज 66। एमसीक्यू नंबर 66 में पूछा गया है, द टू ऑस्पेक्ट्स दैट इज पर्सनल एंड एनवायरमेंटल और कंपोनेंट्स ऑफ। ये दो आस्पेक्ट जो है ये किसके कंपोनेंट्स है? तो हमारा आंसर जो है इसमें रहेगा हाइजीन, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। फैमिली हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन जो है वो इररिलेवेंट और रॉन्ग आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है, डैश इज द टर्म, ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ठीक है, टू आइडेंटिफाई करेक्टली ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। इसका आंसर जो है वो रहेगा सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली द ट्रू पॉजिटिव। स्पेसिफिसिटी रॉन्ग है, प्रेडिक्टिविटी या वैलिडिटी है, ये भी रॉन्ग आंसर्स और रॉन्ग ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर हम देखें जो की डायग्नोस्टिक टर्म्स हम या टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टिविटी या प्रेडिक्टिव वैल्यू और वैलिडिटी आती है, जिनकी डेफिनेशंस यहाँ पे है। आप इसको पास करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है द टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट विद इन द मसल फाइबर आर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट किस में? मसल फाइबर में कौन कौन से है? फाइब्रिन, एक्टिन, मायोसिन एंड फाइब्रिन, मायोसिन एंड कोलेजन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मायोसिन एंड एक्टिन, जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट होते हैं विद इन अ मसल फाइबर, ठीक है। आप इस डायग्राम के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। दिस इज आवर मसल फाइबर, ठीक है, मायोफाइब्रल, ठीक है। मायोफाइब्रल के अंदर फिर आई बैंड, ए बैंड और बी आई बैंड, ए बैंड और आई बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो ये थिक फिलामेंट देख रहे हैं इसे मायोसिन कहते हैं और जो थिन फिलामेंट आप देख रहे हैं इसे एक्टिन कहते हैं। सो एक्टिन और मायोसिन जो है ये हमारा बनाता है सार्कोमियर, ठीक है। आपने जो मसल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ही आएगा, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इज दैट एक्टिन इज ए प्रोटीन दैट प्रोड्यूसेस थिन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट विद इन ए मसल। इन कंट्रास्ट मायोसिन जो है एक प्रोटीन है दैट प्रोड्यूसेस डेंस कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट विद इन ए मसल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 जो हमारा एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ शॉक इज ड्यू टू ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन शॉक से रिलेटेड है। अगर आपको याद होगा जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो भी शॉक से है, शॉक से लिया गया था। सो आप इस शॉक को अच्छे से पढ़ेगा इन डिटेल, जैसे हाइपोवॉल्यूमिक, एनाफिलैक्टिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक शॉक,
क्या क्या साइंस सिम्टम्स वगैरह है और कैसा हमारा इसमें मैनेजमेंट रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर बनते रहते हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ शॉक इज ड्यू टू ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक नहीं आएगा, एनाफिलेक्टिक भी नहीं आएगा, न्यूरोजेनिक भी नहीं आएगा, बल्कि हमारा आंसर जो है इसमें रहेगा दैट इज सेप्टिक शॉक, क्योंकि इन्फेक्शन से टर्म है। सो ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन से जो शॉक होता है उसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, जो हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से होता है, या हाइपोवॉल्यूम यानी लो ब्लड वॉल्यूम जब हो जाता है तब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। एनाफिलेक्टिक शॉक जो है इट इज रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन। सेप्टिक शॉक इज रिलेटेड ड्यू टू द इन्फेक्शन, जो हमने अभी इसके बारे में बात की। और न्यूरोजेनिक शॉक जो है ये क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द डैमेज टू नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, उसको न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इमीडिएट केयर ऑफ अ कैजुअलिटी, ठीक है, who had chemical burns in the eyes। इमीडिएट केयर का मतलब होता है फर्स्ट एड। ठीक है, सो क्या फर्स्ट एड रहेगा आपके लिए जहाँ पर एक कैजुअलिटी को केमिकल बर्न्स हुआ है इन द आइज। यहाँ पे लिखा है अप्लाई आइस क्यूब्स ओवर द आइज, जो बिल्कुल इनकन्वीनियंट आंसर है। पुअर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स इनटू द आई, पुट द बैंडेज इमीडिएटली। सो हमारा आंसर जो इसमें रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, वॉश द आइज अंडर रनिंग वाटर। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 71, द मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू। ठीक है, इसका आंसर जो है वो रहेगा आंसर बी, डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। ठीक है, ये रिकॉर्ड कीपिंग से ये क्वेश्चन है, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग, बिल्कुल नहीं, इंसिनरेशन बिल्कुल नहीं, ड्राई स्टरलाइजेशन बिल्कुल नहीं, बल्कि इथाइल अल्कोहल को हम स्किन डिसइंफेक्शन में जो है यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कमिंग अंडर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है किस में आती है, हेवी इंडस्ट्री, बल्क ड्रग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा केमिकल इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं आएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ से दवाइयाँ बनती है। सो यहाँ पे बल्क ड्रग इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द डैश इज नीडेड फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी में क्या ज़रूरत होता है, आंसर रहेगा हमारा ऑब्ट्यूरेटर। बाकी ऑप्शन जो इसमें पूछे गए हैं दैट इज स्लॉट, रिट्रैक्टर, डॉइंस फोर्सेप। ठीक है, डॉइनस फोर्सेप, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है यूज़ नहीं होते हैं सिग्मोइडोस्कोपी में, बल्कि जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ ऑब्ट्यूरेटर, जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे दी है, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, इसे हम सिग्मोइडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। सो सिग्मोइडोस्कोपी जो है ये एक मिनिमल इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं लाइनिंग ऑफ रेक्टम एंड लोअर थर्ड ऑफ द कोलन, जिसे सिग्मोइड कोलन भी कहते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर को सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। यूजिंग अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विद कैमरा एंड लाइट, जिसे सिग्मोइडोस्कोप कहते हैं, डॉक्टर कैन विजुअलाइज एबनॉर्मलिटीज सच एज पॉलिप्स, इन्फ्लेमेशन और अर्ली साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द प्रेशर बिल्ड्स अप इन द ब्रेन लीड्स टू, जो प्रेशर ब्रेन के अंदर जो है बिल्ड अप होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, सेरिब्रल कंप्रेशन इसका आंसर रहेगा। सिकल इंजरी, सेरिब्रल कंकशन या कंटशन जो है बिल्कुल नहीं आंसर आएगा इसका, बल्कि सेरिब्रल कंप्रेशन इसका रिलेवेंट आंसर है एंड करेक्ट आंसर है। सो सेरिब्रल कंप्रेशन क्या होता है, ऑकर्स व्हेन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम विद इन द रिजिड सिकल ऑकर्स। ठीक है, फ्रॉम ब्लड फ्लूइड और swollen टिश्यूज रेजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा ICP जो है बढ़ जाता है टू अ लेवल दैट फिजिकली क्रशेस द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 76, डैश इज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वहाँ से जो हमारा डिसइंफेक्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसे पैरा एसिटिक एसिड कहते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है डाइसेक्टर स्पेटुला यूज्ड इन न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स इज मेड ऑफ। ठीक है, इसका आंसर रहेगा टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का बना हुआ होता है वो, अल्मोनियम या प्लेटिनम या आयरन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज ओरल स्पेक्यूलम, ओरल स्पेक्यूलम इज यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द। ठीक है, इसका आंसर जो है वो रहेगा आंसर सी, ईयर ड्रम। ठीक है, ऑरल इज रिलेटेड टू द ईयर, सो नोज, माउथ या आइज बिल्कुल
रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर जो है इसमें दैट इज़ ईयर ड्रम। जो ऑरल स्पेक्यूलम है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ बीइंग कॉल्ड फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, so the answer will be option number C, that is cervix dilates 10 सेंटीमीटर। जहाँ पर हमारा cervix जो है डायलेट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो कहा जाएगा फुली डायलेटेड cervix ड्यूरिंग लेबर। 6 या 4 या 2 जो है वो इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ह्यूमन लेबर जो होता है फीमेल्स में, ये डिवाइड होता है इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है। 3 स्टेज में फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में ऑनसेट ऑफ लेबर होता है एंड एंड्स व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर। सर्विक्स इज फुली डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेज। सो यही हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे। सेकंड स्टेज में फिर क्या होता है, स्टार्ट्स विद कंप्लीट सर्विकल डायलेशन, ठीक है, एंड कंक्लूड्स विद फीटल डिलीवरी। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, begins immediately after fetal delivery and ends up with placental delivery, ठीक है। ये ह्यूमन लेबर के 3 स्टेजेस थे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80, विच इज डिलिंग्स फार्मूला इज रिलेटेड विद। ये हमारा क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है डिलिंग्स फार्मूला किससे रिलेटेड है, जेनेटिक डोज कैलकुलेशन, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, एडल्ट डोज कैलकुलेशन, ओवरवेट डोज कैलकुलेशन। हमारा आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए हम डिलिंग्स फार्मूला जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला या कोलिंग्स फार्मूला, फ्रीड्स फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रॉम डिलिंग्स फार्मूला, जिसमें हम डोज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अगेन द टर्म कम्स चिल्ड्रन, सो डोज ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स, उनका जो हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिलिंग्स फार्मूला, जिसमें कहते हैं डोज ऑफ द चिल्ड्रन इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। इसी के साथ जो है हमारे और 20 ऑब्जेक्टिव जो है इसमें डिस्कस हो गए। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।